उसके बाद कटिंग को पढ़ाते हैं। आइए, तो आपका पहले की तरह से दिक्कत नहीं होगी आपको, जैसे बार बार हमको भी बैक जाना पड़ता था, आना पड़ता था, अब आपको डायरेक्ट पीपीटी के रूप में मिल जाएगी और देखने में भी अब समस्या नहीं होगी। देखिए आप लोग बहुत बढ़िया दिख रहा होगा जितने लोग हैं, देखिए ठीक। तो इसको हमने पीपीटी में ढलवा दिया है। अब आपकी जो समस्या थी कि सर दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा है, अब क्लियर दिखेगा सब कुछ, ठीक। आ जाएगी यूपीपी भी अगले जो है यूपीपी, तो देख अब ये साई का पहले आने की संभावना है, यूपीपी भी आ जाएगी जहाँ तक है, ठीक। अब देखिए ज़रा क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, एकदम क्लियर दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे होंगे क्लियर। चलिए तो ज़रा डिस्कशन शुरू करते हैं। कल हो सकता है 2-4 क्वेश्चन कल के रिपीट भी हों, क्योंकि हमने सीधे सबको पीपीटी में ढलवाया है, तो उसमें समस्या रहती है। आइए, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ये कह रहे हैं कि जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा था। अब ये क्वेश्चन भी साथ साथ में आप लोग आंसर देते जाएंगे, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर भी करिए। जो भी बच्चा चाहता है कि हमारा अच्छा पेपर हो और कभी गड़बड़ी ना हो और एनसीईआरटी के अनुसार क्वेश्चन उसका सही हो, जो भी एग्जाम में बैठे है ना, कहीं पर भी बैठेगा तो उससे कहीं समस्या नहीं होगी, इससे टफ क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो शेयर कर दीजिएगा जिनको भी आप कर सकते हैं, जितने लोग हैं उनके पास। अब आइए, तो यहाँ लिखा भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, ठीक। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें लिखा कि हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, नीचे एक और आपको दिख जाएगा सोतका को है, ठीक। तो ये आप इसमें बात करा जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर है सुतका को। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। आरंभिक नगर कौन है जरा बता दीजिए सब लोग, है ना। 4 ऑप्शन में से पहला कौन होगा। बहुत बढ़िया, जो भी बच्चे पढ़े होंगे वो बताएंगे, तुरंत बताएंगे, क्योंकि बता चुके हैं। आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है ये। कौन सा भाई, हड़प्पा है, सबको पता है कि हड़प्पा बराबर 1921 है। मोहनजोदाड़ो 1922 है, सबको पता है। और लोथल जाकर 1957 तक मिला था। सुतका को भी उत्तरवर्ती कालों में ही खोजा गया है। इस आधार पर यदि आपसे पूछा गया तो आप इसका आंसर क्या देंगे, हड़प्पा देंगे। आसान क्वेश्चन, कठिन नहीं है, इसमें बिल्कुल आसान है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक। लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो देखना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक। आइए, तो हड़प्पा के बारे में हम ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि 1921 में खोजा गया था। डॉक्टर राय बहादुर दयाराम शास्त्री ने उसकी क्या करी थी भाई, खोज करी थी। और हड़प्पा की खोज रेलवे ट्रैक बिछाते समय हुई थी, ये भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब आइए, हड़प्पा पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, इसको ध्यान रखेंगे। कह रहे हड़प्पा पूरा स्थल। अब ध्यान रखना, ये हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, हड़प्पा पूरा स्थल की बात कर रहा है, मतलब हड़प्पा नगर की बात कर रहा है। और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। गुजरात भारत, पंजाब भारत, पंजाब पाकिस्तान और काबुल अफगानिस्तान। जरा फटाफट आंसर दीजिएगा, समय नहीं लेंगे हम, क्योंकि अखबार सीरीज भी हमें कवर करना होता है। 9 बजे तक, 9:15 तक क्लास रहेगी, 1 घंटे की। अब बढ़िया आपको दिख रहा होगा, कोई समस्या भी नहीं आ रही होगी। जैसे कल परसों वाले में ब्लर कर रहा था, लेकिन आज आपको ये बढ़िया दिखेगा। तो जो लोग भी हैं फटाफट देख लीजिएगा, आंसर बताते जाइए, हम सीधा सीधा आंसर हम देते जाएंगे, ठीक। तो ये जो है हड़प्पा आखिर है कहाँ पर। तो हड़प्पा के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि हड़प्पा की स्थिति बताई थी, और वो हमने बताया था मांट गुमरी। क्या बताया था भाई, मांट गुमरी और क्या भाई, जिला। तो मांट गुमरी जिला हमने बता दिया था, और मांट गुमरी जिला हमने आपको बताया था कहाँ पर, पाकिस्तान में। तो ये जो मांट गुमरी है, इस समय जो मांट गुमरी जिला वहाँ पर है, लेकिन वो अब इन्होंने पंजाब से अलग होकर कहीं ना कहीं बना होगा। तो ये पहले के हिसाब से है, तो आप ये बता सकते हैं पंजाब पाकिस्तान में। क्या बता सकते हैं भाई, पंजाब पाकिस्तान में आप बता देंगे, क्योंकि वो भारत में तो है नहीं, पाकिस्तान में है, तो पंजाब पाकिस्तान। लेकिन वर्तमान स्थिति आप मांट गुमरी जिला पाकिस्तान बताएंगे, इसको आप याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए, तो क्वेश्चन सीरीज ये सारे एनसीईआरटी के हैं, हमारा बनाया खुद का कुछ क्वेश्चन नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा। अब आइए, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि इसमें 3 सही होंगे, एक इसमें कौन होगा, गलत होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें सीधा सीधा है, इन नगरों में से, ये आप लोगों ने विशेषता पढ़ी होगी तो हमने बताई होगी, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया। बताया था आप लोगों को कि सिंधु घाटी सभ्यता 2 नगरों में, 2 वर्गों में क्या रही है, विभाजित रही है। सीधा सीधा नोटिफिकेशन नहीं आया आज सर जी, आया होगा भाई, डाल तो दिया था हमने, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सीधा सीधा यदि हम लोग देखें,
अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आया होगा, टाइम यहाँ पर थोड़ा सा क्या पड़ गया, गलत पड़ गया, इसलिए नोटिफिकेशन तुम लोगों के पास नहीं गया होगा। PM की जगह पे AM पड़ा हुआ, इसलिए नहीं गया होगा। चलो पढ़ो, ठीक। तो चलिए, नोटिफिकेशन टाइम सेटिंग पे गड़बड़ पड़ा हुआ है, इसलिए आपके पास अभी नहीं गया होगा। AM पड़ गया मतलब कल का पड़ गया है। चलिए फिलहाल अब पढ़िए, जो पढ़ा है तो पढ़े रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इन नगरों में से बात आ रही है, तो इसको याद करना है। तो यहाँ पर सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। ठीक, अब ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। क्लियर बात? चलिए कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन कल से पहुंच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर है कि हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2 वर्गों में बटा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, बर्रा वाले ब्रांच की टाइमिंग है 9 बजे से लेके 1 बजे तक। चलिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इन नगरों में से कई, 2 हमने बताया था कि 2 वर्गों में बटा था। केवल धौलावीरा एक ऐसा नगर है जो 2 नहीं, कितने में बटा था, 3 में बटा था। कितने में बटा था भाई, 3 में। वो 2 में नहीं, वो 3 में बटा हुआ था, यह आपको याद रखना है। अब आइए आगे लिखा, सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले स्तर में। बात ये भी सही है, पश्चिम वाला एरिया ऊंचा था, है ना, ऊंचाई पे था, छोटा था। यह माना जाता है कि यहाँ पे शासक वर्ग रहता होगा। कौन रहता होगा भाई, शासक वर्ग रहता होगा। और जो पूर्वी वाला एरिया था, नीचे था, चौड़ा था, यह माना जाता है कि वहाँ पे आम जनता रहती होगी। बात समझ आ गई? तो यानी कि ये दोनों पॉइंट सही हैं। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा है। बताया कि नगर दुर्ग मतलब जहाँ राजा रहता है। ये भी बिल्कुल जो है कथन सत्य है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आगे लिखा है, इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। बस यही आंसर गलत है, यही आंसर गलत है, क्योंकि वहां पर जो है कच्ची ईंटें नहीं, वो किससे बनी थी भाई, पक्की ईंटों से इनकी दीवारें बनी थी। किससे बनी थी, पक्की ईंटों से इनकी दीवारें बनी थी। ये आपको याद रखना है। किससे बनी थी, पक्की ईंटों से इनकी दीवारें बनी थी। और इनकी ईंटें इतनी मजबूत और इतनी पक्की थी कि जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तो वहाँ से ईंटों को उठा के ले जाया गया रेलवे ट्रैक डालने के लिए, मजबूती को देखते हुए। और इतना ही नहीं, एक खास बात और आपको बता दें, इतनी मजबूत और पक्के ईंटें थे, इतने मजबूत और इतने पक्के ईंटें थे कि हजारों वर्ष बाद भी वो जो है वहाँ की सभ्यता को थामे रखें, बनाए रखें। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या वहाँ पर होंगे, पक्के होंगे। क्या होंगे भाई, पक्के होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा सबको? तो यानी कि लास्ट वाला गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कच्ची ईंटों की दीवारें थी, नहीं, वहाँ पक्की ईंटों की दीवारें थी। क्लियर हो गया सबको? अब आइए, मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महास्नानागार कहा गया है। इस महास्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी यह है मोहनजोदाड़ो का महास्नानागार। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, कई बार आप लोगों को पढ़ाया है। ये वही वाला पोर्शन है, महास्नानागार की बात हो रही। बात समझ आ गई? ठीक, तो महास्नानागार है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल किया गया था, ईंटें भी थे और इसमें क्या था भाई, प्लास्टर का भी इसमें यूज़ था। यह आपको ध्यान रखना, ईंट और प्लास्टर। देखो, जितने लोग पढ़ रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। ये जो MCQ वाली सीरीज चल रही है, साथ में करंट के, दोनों मिला के यदि आप पढ़ते रहे तो मान के चलिए किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। और ये यदि आपको विश्वास ना हो तो आगे कुछ पेपर अभी होंगे, वहाँ मैच कर लीजिएगा। अभी सामने PET आएगा, वहाँ पर भी इसको देख लीजिएगा। ठीक, अब आइए, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल का प्रयोग था। ये भी बिल्कुल सही है, चारकोल का प्रयोग इस पे किया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, ये भी सही है, बनाई गई थी। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, ये भी सही है। और दो तरफ से सीढ़ियाँ थी। 2 तरफ से कौन कौन सीढ़ियाँ थी, किधर से सीढ़ी थी भाई, तो 2 तरफ की जो सीढ़ियाँ हैं, उत्तर और दक्षिण दिशा से सीढ़ी थी। ना पता हो तो आप नोट कर लेंगे इसको। सीढ़ी जो बनी थी किधर से बनी थी, उत्तर और दक्षिण दिशा से। बात समझ आए, बात समझ में आए कि नहीं भाई? तो वहां पर उत्तर और दक्षिण दिशा से। चारों ऑप्शन दिख रहे हैं एक साथ, देखो सही से। ठीक, तो उत्तर और दक्षिण दिशा से मामला था, यह आपको ध्यान रखना। सीढ़ियां बनाई गई थी। और अगला लिखा है, इसमें पानी भरने के लिए, इसमें पानी भरने के लिए। अच्छा, चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा, कम दिख रहा है, कोई बात नहीं, अभी दिखेगा। तो यहां पर पहले क्लियर हो गया। लो, ये चौथा ऑप्शन नहीं दिखेगा, PPT थोड़ी सी नीचे है। चलिए, तो चौथा ऑप्शन हम पढ़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 ऑप्शन देखिए, उसमें लिखा है कि इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी
नहर निकाली गई थी। जो चौथा ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि क्या रखी गई थी भाई, तो इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहर निकाली गई थी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या निकाली गई थी? छोटी नहर। ये गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिंधु नदी से जलकुंड में या महास्नानागार में पानी नहीं आता था। महास्नानागार में पानी भरने के लिए कुआं बनाया गया था। आपको बताया था कि जल भराव के लिए कुआं, पानी निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी उसमें, और पानी रिसाव को रोकने के लिए चारकोल और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। ये सब उन्होंने बताया। अर्थात यदि देखें तो इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई, ये गलत है। तो महास्नानागार आप लोगों को हमने बताया था, समझाया था कि महास्नानागार वर्तमानकालीन स्विमिंग पूल के तरीके से उत्तर और दक्षिण दिशा से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ठीक, इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो 55 गुणे 33 मीटर की उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। 55 और 33 कितने का भाई? 55 और 33 का है। तो 55 गुणे 33, ये ध्यान रखेंगे। तो 55 गुणे 33 का उसका क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी है। और उसमें जो पानी भरने के लिए कुएं बनाए गए, पानी निकलने के लिए नालियों तक का प्रावधान किया गया था। अर्थात सिंधु नदी से उसमें पानी नहीं मंगाया जाएगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, लाइक भी करते रहिएगा साथ में और क्वेश्चन देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, है ना। जो लोग आके और चले जाते हैं, नहीं इस पर ध्यान देते हैं, उनको पता चलेगा जब पेपर में बैठेंगे तब। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्नि कुंड मिले हैं। अभी अब जो हमने पढ़ाए थे आप लोगों को, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था, और क्या बताया था भाई? तो हमने आप लोगों को बताया था कि जो है कालीबंगा और लोथल से अग्नि कुंड की प्राप्ति, जिन्होंने पढ़ा होगा हमने स्पेशली इस पॉइंट को कोड कराया है कि अग्नि कुंड की प्राप्ति 2 जगह से होती है, और एक कालीबंगा से और दूसरा लोथल से। और इसी तरह से हमने मनके बनाने का कारखाना 2 जगह से बताया था, चानू दड़ो और बात करें तो लोथल से। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि अग्नि कुंड दोनों जगह से मिले हैं, मतलब ये कथन क्या है? सही है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, यानी कि दोनों सभी जगहों से अन्नागारों की प्राप्ति हुई है। सबसे बड़ा अन्नागार तो मोहनजोदाड़ो से मिला है, लेकिन हड़प्पा से भी हमने 12 अन्नागारों की बात करी थी, और इसी तरह से मोहनजोदाड़ो से महाअन्नागार की बात कर ली थी। लोथल से भी अन्नागारों की प्राप्ति है। जहाँ पे बंदरगाह बना था, वहाँ पर बंदरगाह के किनारे बड़े बड़े कमरे बनाए गए थे, जहाँ पर अनाज को रखा जाता था, वही अन्नागार थे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? क्लियर हुआ मामला? चलिए, तो इन दोनों को यानी कि देखा जाए तो इसमें लिखा है केवल 1 केवल 2, है ना, फिर 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 ना तो 2, है ना तो 1 और ना ही 2, ये भी ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या है? सही कथन है, इसमें कहीं पर भी कोई इफ बट वाला मामला नहीं है। क्लियर हो गया? तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जितने लोग देख रहे हैं बात समझ में आ रही? जितना तुमने पढ़ा है वही है। एनसीईआरटी में बहुत अलगाव नहीं है, बस पूछने का तरीका अलग है। जितना हमने तुम्हें पढ़ाया वो पर्याप्त मात्रा में मैटर पढ़ा देते हैं, जितना हमारे बुकलेट में है और जितना हम पढ़ा देते हैं वो पर्याप्त मात्रा में होता है। एक सामान्य पेपर या जो भी आप लोग वनडे एग्जाम देने की कोशिश करते हैं उससे बाहर नहीं होता है। बात सुनाई कि नहीं आई? तो जितना हम डिस्कशन कर दें और जितना बता दें उतना ही पर्याप्त है। बस आप एक बार ध्यान से पढ़ें तो, बात समझे तो, बस उतने से ही काम चल जाता है। बात सुना गई कि नहीं आ गई? उसके बाद भी कुछ को लगता है कि जो है कि मैटर एक ही है, मैटर में कुछ नहीं है, क्या है, दुनियादारी फर्जी बातें, लेकिन जितना बता रहे हैं उतना आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, ठीक। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए? मतलब ये पूछ रहा है कि हड़प्पा नगर कहाँ कहाँ से मिला है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कहाँ कहाँ से मिले हैं। सिंध, पाकिस्तान से बिल्कुल मिले हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई मोहनजोदाड़ो है, चानू दड़ो है, सब वो सिंध में ही पड़ेंगे। गुजरात में तो पता ही है, लोथल मिला है ना, गुजरात से लोथल मिल गया। और इसके अलावा देसलपुर गुजरात में ही आपको मिल जाएगा, धौलावीरा आपको गुजरात से ही मिल जाएगा। तो यानी कि गुजरात में भी बहुत सारे हैं, है ना। सुरकोटदा गुजरात में मिलेगा, इतने सारे जो है गुजरात से हैं। राजस्थान में आपको हमने बताया है कि कालीबंगा कहाँ पर भाई? राजस्थान में है। कालीबंगा की बात करेंगे तो राजस्थान में दिखेगा, तो यहाँ पर भी है। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली जैसे प्रमुख शहर हैं, तो हरियाणा में यदि बात करें तो राखीगढ़ी है, बनावली है, अर्थात ये भी सही है। पंजाब में भी हम लोग बात करें तो पंजाब से भी जो है इसके क्षेत्र के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। तो 3 कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सारे के सारे आंसर सही होंगे, अर्थात सिंध भी, गुजरात भी, राजस्थान भी, हरियाणा भी और पंजाब भी, ये सारे ऑप्शन सही हैं। इन सभी जगहों से जो है क्या मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसको आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और वैसे भी सिंधु नदी के आसपास के जितने क्षेत्र होंगे, मान लो तुम्हें ज्ञान नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंधु नदी के आसपास के जितने क्षेत्र होंगे,
उन सभी में मिलेगा आपको क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर। क्लियर हुआ, समझ में आ रही बात? ठीक, तो इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए कि अब जैसे कल मान लो क्वेश्चन सीरीज से आपको देखने में दिक्कत होती थी, लेकिन आज कोई दिक्कत नहीं है, पूरी क्वेश्चन सीरीज आपको इक्वल दिखेंगे, क्लियर दिखेंगे, और ये आपको अब ऐसे पीपीटी पर ही इसको हम बताया करेंगे। क्वेश्चन बढ़िया है, एक बार मन से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑफलाइन पे क्वेश्चन हम डिस्कशन भी करेंगे, पूछ भी सकते हैं और कूट भी सकते हैं लोगों को। तो देखिए लिखा सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सभी सही है। ठीक, अब आइए, अब इसमें देखना, पहले प्रश्न देख लीजिए फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब नगर व्यवस्था के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए देखते हैं भैया कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पहला लिखा है, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। तो 1 से 2 मंजिले घर तक प्राप्त हुए हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ मिली हुई हैं, तो इस आधार पर माना जाता है कि यहाँ पर 2 मंजिले घर भी क्या किए जाते थे भाई, बनाए जाते थे। ये आपको ध्यान रखना है, बात समझ आ गई? यह आपको ध्यान रखना, ऑनलाइन क्लास 8:15 से शुरू हो जाती है। ठीक, ये जो MCQ और न्यूज़पेपर का दोनों का सेशन हम लेके चल रहे हैं साथ में, वो एक साथ हो सकता है। अभी न्यूज़पेपर की एक हम सीरीज केवल उसको साप्ताहिक कर दें, अलग अलग मान लो कि पर डे पढ़ाने के बजाय सीधे एक स्पेशल डे संडे पूरे सप्ताह के एक बार में ख़त्म करेंगे, और समय मिलता रहेगा तो बीच बीच में भी कवर करते रहेंगे। आइए, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सही बात है ये भी कि जो भी उस समय घर बने हुए थे भाई, जब चूंकि नगर है तो घर बने होंगे तो स्नानागार भी होंगे, सीधी सी बात है, और कुछ घरों में कुएं भी थे। सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति मोहनजोदाड़ो से हुई है, मतलब प्रत्येक घर में, ये माना जाता है कि मोहनजोदाड़ो के प्रत्येक घर में कुएं प्राप्त हुए थे और स्नानागार भी प्राप्त हुए थे। मतलब यदि हम लोग देखें तो ये भी एक तरह से सही है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो सके। अब यहाँ से आपको देखने की ज़रूरत है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पर जो नालियाँ थी, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर व्यवस्था जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोग बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की नाली जो थी चौड़ी थी, पक्की थी और ढकी हुई थी, और बीच बीच में मेन होल भी बनाए गए थे ताकि कूड़ा उसमें रोका जा सके। बात सुना गई? तो ये हमारे, आप बुकलेट को ओपन करिएगा, आपको हमारी बुकलेट का क्षमता समझ में आ जाएगा। जिन्हें लगता है कई सारे मूर्खाधिराज टाइप के यहाँ घूमते रहते हैं कल्याणपुर में, उन मूर्खाधिराजों को लगता है कि जो है कि बुकलेट मनुष्य तो बुकलेट ही रख देते हैं, बुकलेट ही केवल पढ़ा देते हैं, दुनिया भर के डिस्कशन की बात करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। दुनिया भर की बातें जो हम बताते हैं वही तुम्हारे काम का होता है ना। बुकलेट में जो है एक आधार है, उस बुकलेट के आधार पे कितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम आपको बताते हैं, उसको तैयार करिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब देखिए एक सारे क्वेश्चन ये किसके NCERT के, कहाँ से उसके अलग जा रहे हैं, लगभग आप बुकलेट पर जो बातें हैं उसी को तो यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है। यदि बुकलेट की बातें याद है तो ये कर लोगे। तो हमने वहाँ लिखाया है, स्पेशली लिखाया कि पक्की हैं, ढकी हुई हैं, चौड़ी हैं, बात सुनाई कि नहीं आई। ये हमने बताया था प्रणाल व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था थी, तो ये तो आंसर गलत हो गया, मतलब आपका आंसर यही हो गया। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, ये भी बिल्कुल सही है, और उसमें ढलान बनाया गया था। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? हाँ, डेली क्लास होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। तो ये आपका मिल गया एक तरह से, अगला क्वेश्चन भी खत्म। अब आते हैं हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कल ये क्वेश्चन शायद आया था, रिपीट कर लेते हैं उसको, है ना। तो नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। ठीक है, क्योंकि राजा जो शासक था वो नगर में रहता था, वही नगर की खास इमारत बनाने की योजना तैयार करता था। जैसे अपने ही व्यक्ति को आप याद कर लीजिए, सीधा सीधा अपना, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी को ही देख लीजिए। मोदी जी पुरानी संसद में रहते रहते छक गए थे, तो उन्होंने एक नई योजना बनाई और नई संसद का आधारशिला रखवाया गया, नई संसद बन के तैयार हो गई, और नई संसद में पहली बैठक भी आपको मिल गई। बात सुनाई कि नहीं? आज 19 तारीख है, तो नई संसद में आज पहली बैठक हुई है। पुरानी संसद से विशेष सत्र की शुरुआत हुई थी 18 तारीख को। तो नई संसद, पुरानी संसद, अभी चर्चा चलती रहेगी उस पर, वो अलग बात है। तो यानी कि एक पॉइंट क्लियर है, लिपिक और शिल्पकार वर्ग भी नगरों में रहते थे, बिल्कुल है। यदि नगर है तो सीधी सी बात है, कुछ लिपिक मतलब लिखने वाले, शिल्प कुछ बनाने वाले होंगे, इसमें कहीं कोई दोहराय नहीं है, क्योंकि नगर जो है इन्हीं लोगों पर है, लिखने वाले बनाने वालों पर ही टिका होता है। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार किया जाता था। बात सही है कि भाई शासक भी व्यापार करेगा और नगर जो है
आइए तो इस पर हम ज़रा देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हुए। शासक व नगर वासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। अब यहाँ पर शासक और नगरवासी शब्द लिख लिया है, ठीक। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि व्यापार के मामले में सब लोग करते थे। शासक अपने लेवल पे व्यापार करता था, नगरवासी अपने। क्लियर हो गया, ठीक। तो इस तरह से यदि बात करेंगे तो 1, 2 और 3 यानी कि तीनों इसमें कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्लियर रहेगा सबको। चलिए हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के बारे में देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाट और मन का दो शब्द है, एक है बाट बटकरे, दूसरा है मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले लिखा है बाट, लिखा है कि बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। समानता की बात कर रहा है। हालांकि सेल खड़ी चूना पत्थर का प्रयोग तो था ही, साथ में वहाँ चट पत्थर के भी मिले थे, क्ले के भी मिले थे, तांबे की मुद्राएं भी मिली थी। ये सबको हमने आपको बता दिया है। बात सुना गई। तो यानी कि बटकरे जो बने थे यहाँ पर, अच्छा बटकरों की बात कर रहे हैं तो बटकरे नहीं, जो सिक्के हैं उसकी बात कर रहे थे। तो बाटों की बात करिएगा, जो मुद्रा है वो बनी है, मुद्राओं का निर्माण, बाट का नहीं। मुद्राएं जो बनी थी वो किसकी किसकी बनी थी, सेल खड़ी की अर्थात चूना पत्थर की बनी थी, क्ले की बनी थी, जो है मिट्टी की बनी थी, तांबे की बनी थी। लेकिन यहाँ बात हो रही है बाट बटकरों की। किसकी बात हो रही है, बाट बटकरों की। इस पर भी हमने चर्चा कराया है और बताया है। क्लियर हो गया। तो यदि हम लोग बात करें तो इस पर भी हमने बात करी है, बाट पर भी चर्चा करी है। सबसे पहले हमने आपको बताया था पहला पॉइंट हमने क्या बताया था, तो पहला पॉइंट आपको हमने बताया कि जो मुद्राएं थी वो बनी थी सेल खड़े की। यदि यहाँ पर मुद्रा लिखा होता, यहाँ मोहर लिखा होता तो ये आसानी से क्लियर हो जाता। तो मुद्रा या मोहर की बात हो गई, तो मुद्रा या मोहर तो बनी थी, एक तरह से कह सकते हैं कि भाई मुद्रा या मोहरों की बात करेंगे तो वो चूना पत्थर अर्थात सेलखड़ी की बनी थी, साथ में क्ले की बनी थी, मिट्टी की बनी थी, तांबे की बनी थी, सबसे ज़्यादा सेलखड़ी की बनी थी। लेकिन यहाँ मामला किसका है, बाट का, बटखरों का है। और बाट बटखरे बनते थे चल्ट पत्थर के। काहे के बनते थे भाई, चल्ट पत्थर के। ये भी हमने आप लोगों को बताया होगा कि बाट बटखरे किसके बनते थे, चल्ट पत्थर के बनते थे। ये आपको याद रखना, किसके बनते थे, चल्ट पत्थर के। जबकि यहाँ लिखा हुआ किसके बनते थे, चूना पत्थर के। यानी कि ये वाला आंसर क्या है, गलत है। मनकों के निर्माण में कार्नेलिया पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल सही है। क्योंकि हमने आपको बताया था मनकों का निर्माण किससे किया जाता था, तो हमने आप लोगों को बताया था कि मनका जो था वो हाथी दांत, सीप, शंख और पत्थरों से बनाए जाते थे। तो मनका तो सही है, लेकिन बाट बटखरे वाला पॉइंट गलत है, क्योंकि बाट बनेंगे चट पत्थर के और यहाँ पर लिखा हुआ क्या का, चूना पत्थर। चूना पत्थर मुद्राएं होती तो आंसर सही हो जाता। क्लियर हुआ कि नहीं हो सबको। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें जो सही है वो केवल 2 सही हैं, है ना। आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। बताओ भाई ये क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन जो अभी हमने समझाया। यानी कि वहाँ पर 2-3 चीज़ें देख सकते हैं, एक मन का, एक बाट और एक जो है मुद्राएं। तो मुद्राएं सामान्यतः सेलखड़ी की बनी थी, उसके अलावा क्ले, चट पत्थर और दुनियादारी आना सबकी बनी थी। लेकिन बाट बटकरा केवल चट पत्थर का ही बना था। अब मन का जो है हमने हाथी दांत, शंख, सीपी और कीमती पत्थर कार्नेलिया होता है उससे बने हुए थे। ठीक। आइए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। अभी कोई बच्चा एमटीएस में पूछ रहा था, ये क्वेश्चन हूबहू आया था। कढ़ाईदार वस्त्र, कढ़ाईदार वस्त्र यानी कि सन्यासी राजा है वो। किसी पेपर में आया था कि सन्यासी राजा कहाँ पर है, तो सन्यासी राजा है, इसीलिए वो क्या, राजा सन्यासी हुआ है। तो कढ़ाईदार क्या है, साल ओढ़े पड़ा है, वो मोहनजोदाड़ो में मिला है। जैसे हमने आप लोगों को कई तरीके से बताया होगा, है ना। हमने मोहनजोदाड़ो ऐसे बताया होगा कि महात्यागी, महासन्यासी, महापुजारी का चित्र, तो उसको वही वाला है ये। तो एक व्यक्ति का, एक सन्यासी का चित्र मिला है जो साल ओढ़े हुए है, वो कढ़ाईदार है और साथ में वर्गाकार दाढ़ी रखा है। कैसा रखा है भाई, वर्गाकार दाढ़ी रखा है। तो इसको याद रखिएगा, वर्गाकार दाढ़ी रखा है राजा की, या जो है कढ़ाईदार साल ओढ़े राजा की जो है मूर्ति कहाँ से मिली है, आंसर याद करिएगा, मोहनजोदाड़ो। कहाँ से भाई, मोहनजोदाड़ो। ये भी हमने चर्चा करी होगी, इस पर भी हमने बात करी होगी। आइए हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये शिल्प के, कल इस पर हमने चर्चा करी थी, इस पर ये वाला क्वेश्चन हमने कल डिस्कशन करा था, ये कल ही वाला क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, बिल्कुल सही था, बताया था कल हमने। तांबे और कांसे से केवल औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते, बिल्कुल गलत है, क्योंकि औजार हथियार के साथ बर्तन भी मिले थे तांबे और कांसे के। मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। हमने कहा कि ये प्रयोग किए जाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप बताना चाहें तो 1 और 3 इसमें सही कर सकते हैं। ये हमने कल भी बताया था, आज भी रिपीट हो गया।
आइए, ये भी कल हमें लगता है कि जो है नहीं, ये नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जरा, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी हमने आप लोगों को बताया हुआ है। सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? या आप लोग, हमने एक लॉजिक बताया था, माँ स बड़ा विशेष, यानी कि जो विशेष वाला पॉइंट होता है, माँ वाला होता है, स वाला होता है, सब मोहनजोदाड़ो से होता है, ये आप लोगों को हमने बताया था। और इसके लिए हमने लॉजिक बताया था कि चांदी की डिब्बी, लाल कपड़ा और उसमें लिपटा हुआ उस तरह कैंची मिला था। जो लाल कपड़ा था वही क्या था भाई? जो लाल कपड़ा था वही कपास था। तो जो लाल कपड़ा था वही कपास था, अर्थात वो मिला कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से था। तो देखिए क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जितने लोग वॉच कर रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, बताइए इस MCQ का कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हैं, बताओ भाई। तो ये बात कुछ समझ में आ रही? तो ये है इसका फ़ायदा। तो आइए, ये NCERT बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, इनको आपको पढ़ने की ज़रूरत है लगातार। आइए, यहाँ पर कथन और कारण वाला कॉन्सेप्ट लिखा गया है। हड़प्पा के नगरों में सूत कटाई का काम होता था। ये कल भी, ये भी रिपीट हुआ था, कल भी बात करी थी हमने, ठीक। तो हड़प्पा के नगरों में सूत कटाई का काम होता था। बताया था हमने कल कि तकली अर्थात चरखा की प्राप्ति हड़प्पा से ही हुई थी, तो इन्हीं सूत कटता था। आगे लिखा है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। खेती तो कपास की मोहनजोदाड़ो में भी होती थी, लेकिन यहाँ लिखा है कि मेहरगढ़ में होती थी। ये भी सही है, लेकिन मेहरगढ़ किस काल का है? प्रागैतिहासिक काल का है। इसलिए कह सकते हैं A और B दोनों सही हैं, लेकिन B जो है A की व्याख्या नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि वो सिंधु है और ये प्रागैतिहासिक काल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ये आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको आप देख लीजिएगा कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। ये आपके काम का क्वेश्चन हो सकता है। वो है कौन सा? लाल रंग। तो ध्यान रखिएगा, वैसे भी ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल तक के लगभग जो मृदभांड परंपरा है, उससे ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड रेड वेयर, अर्थात उसमें काले और काला और लाल रंग का प्रयोग होता था, लेकिन अधिकता किसकी होती थी? लाल रंग की। ध्यान रखिएगा। तो इसमें मामला ये पूछ रहे हैं कि जो मृदभांड परंपरा थी उसमें कौन से रंग का प्रमुखता होती थी? तो लाल रंग की होती थी। साथ में काले रंग का भी प्रयोग किया जाता था। डिजाइन करने के लिए वो काले रंग का यूज करते थे, और सामान्यतः जो बर्तन बने होते थे लाल रंग के बने होते थे। तो यानी कि क्या हो जाएगा? लाल रंग। लाल और काला होता, तो लाल और काला दोनों लगाना पड़ता आपको ऑप्शन। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फ्यांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये भी हमने चर्चा करके आपको बताया हुआ है, फ्यांस वाला मामला है, और इसमें हम लोग देखेंगे क्या भाई? तो हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फ्यांस। इस काल में फ्यांस से मन के चूड़ियाँ, वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फ्यांस को कृत्रिम रूप से बनाया जाता था। बताया था A और B इसमें क्या है? दोनों सही हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं। कल ही इस पर हम लोगों ने चर्चा करी थी। क्लियर हो गया? ठीक, तो बात समझ में आ रही होगी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई। ठीक, हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? यह भी कल चर्चा हो चुका है इस क्वेश्चन पर। कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। बताया था आप लोगों को, गेहूं जौ बराबर हड़प्पा बताया था। मटर की बात करी थी, मटर और सरसों की बात कर लीजिए, मटर कह रहे हैं, हमने बात करी थी चना और सरसों की बात करी थी। तो यहाँ सरसों जो है आपको मिलेगा, सरसों और चना दोनों की बात करी थी हमने। ये कहाँ मिले थे? तो ये कालीबंगा से मिले हुए थे। धान लोथल से मिला हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी, बिल्कुल थी। बताया था आप लोगों को कि हल के जोते हुए खेत मिले थे। कहाँ से मिले थे? तो हमने आपको बताया था कि जो है, ठीक, हमने आपको बताया था कि जो है इसमें हल का जोते हुए खेत मिले थे हड़प्पा से, और हड़प्पा कह रहे हैं कालीबंगा से, और हल मिला था बनावली से। यह आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद से सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त होता था। तो वर्षा नहीं, सिंचाई भी होती थी। बात समझ आ गई? ठीक, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो कि PPT बनवाया तो उसमें रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये है गुजरात
गुजरात आपको बता चुके हैं, धौलावीरा पर बहुत चर्चा हो चुकी है। यूनेस्को की विश्व विरासत में 40वें नंबर पर सम्मिलित है धौलावीरा, इसलिए धौलावीरा भी आपके काम का है, याद रखिएगा। खोज करता है जगपति जोशी, कौन भैया? जगपति जोशी। उत्खनन करता रविंद्र सिंह बिष्ट, इस पर भी चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं। बात समझ आ गई? अब देखिए इस पर यदि हम लोग बात करें तो सीधा सीधा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। धौलावीरा तो बात क्लियर हो ही गई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। यह भी हमने आपको बताया है, ये भी रिपीट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था, वह निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें हमने 3 भाग वाला कौन था? धौलावीरा था। आपको बताया था कि धौलावीरा एक ऐसा नगर है जो 1 2 नहीं कितने पार्ट में बटा हुआ है? 3 पार्टों में बटा हुआ था, जिसका जो बीच वाला भाग था, कौन सा वाला भाग भाई? जो बीच वाला भाग था, उस बीच वाले भाग को क्या कहा गया था? रंग महल कहा गया था। आपको बताया था खेल का मैदान कहा गया था, वो आप लोगों को याद रखना है सीधा सीधा, ठीक? तो बात क्लियर हो गई। अगले पोर्शन की तरफ चलिए, जरा अगला क्वेश्चन देख लेते भाई। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? लोथल भी आपको पता है, लोथल के बारे में हमने बताया था, ये बंदरगाह नगर के नाम से जाना जाता है। इसका जो लोथल का अर्थ होता है वो मृतकों का नगर होता है, ये पाया जाता है गुजरात में, तो ये भी आप लोग हमने बताया था, ठीक? लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ये भी आसान है, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है, बिल्कुल गलत है, बायाट टाइप का ऑप्शन है, क्योंकि आपको हमने बताया था लोथल साबरमती और भोगवा नदी संगम, भोगवा जो है साबरमती सहयोगी है, उस पर बसा हुआ है, तो यानी कि भोगवा नदी होता तो आंसर सही हो जाता, तो भोगवा और साबरमती। यह एक बंदरगाह भी था, सही है। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, ये भी सही है। तो यहाँ बी और सी की बात हो रही है, ये सही है। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने का काम होता था, ये भी बिल्कुल सही है। बाद में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा है, ये इसमें गलत है, क्योंकि ये माही लिखा हुआ है, वो है किस नदी पर? भोगवा नदी के किनारे। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिएगा। हड़प्पा कालीन मुहर मुद्रा और मुहरबंदी के संदर्भ में इस पर रिपीट किया था, जरा इसको सही कर लीजिएगा। इसमें मामला जो है, मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों और थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने बताया था कि मुहर का काम होता था व्यापारिक गठरों पे छाप लगाना। एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाती थी, ये वाला कल हमने इसको सही किया था, सही नहीं है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, केवल ए सही है। मुहरबंदी का मतलब ही होता था कि आपने यदि गट्ठर बनाया उस पर मुहर लगा दी, वही मुहरबंदी थी, तो स्टैंप लगा देना ही मुहरबंदी थी। तो इसमें केवल और केवल एक सही है और शेष गलत है। और ये था आपका जो है अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्यों खत्म हो गई? जलवायु परिवर्तन के कारण, नदियों के लगातार नदियों में बाढ़ आने के कारण, सूखा पड़ जाने के कारण, प्रशासनिक कमी के कारण, है ना, आगजनी के कारण, आर्य आक्रमण के कारण, महामारी के कारण, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसमें से 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। नदियों का सूखना बिल्कुल सही है, जंगल का विनाश ये भी सही है, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना मतलब प्रशासनिक गिरावट ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त तीनों सही हैं, ठीक? 1 2 3। अब ये हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रश्न जो आपको आगे आने वाले पेपरों में हेल्प करेंगे। और शेष जितना हमने आपको बताया है, जितने क्वेश्चनों को हमने डिस्कशन किया है, उनको यदि आप मैच कर देंगे, जितना हमारा बुकलेट का मैटर है उतना हमने पढ़ा दिया, उतना आप पढ़ लो, तो हमें नहीं लगता कि कहीं से कोई समस्या होगी, है ना। और हमने आपको बताया था, एक बहुत साधारण सी बात हमने अपने बच्चों से बताई थी जो पढ़ते हैं, कि देखो हमारी क्षमता देखनी हो तो पेपर के बाद देखो, और दूसरी तरह यदि देखनी हो तो एक क्षमता और तरीका है कि अभी तक जितने पेपर हुए हों उन पेपरों को निकालो और उसमें हमने जितने टॉपिक पढ़ा दिए हों उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए और तुम ना कर पाओ तो मैं जिम्मेदार हूँ, बात समझ नहीं। लेकिन हम पता चले कि तुम जो है वो टॉपिक ही नहीं है, तो फिर सिंपल सी बात है कि वो पढ़ाया हुआ कहाँ से आ जाएगा, तो बात समझिएगा। तो जो हमने पढ़ा दिया हो उससे यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो आप करेंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है, वो चाहे पेपर कहीं से भी पूछे चाहे कहीं से भी बनाया जाए। बात समझ आ गई? ये आपको ध्यान रखना। आज ज़्यादा समझ में आया कल से, वो ये इसलिए आपको ज़्यादा समझ में आया, कारण कल जैसे मान लो कि हम बार बार बैक जाते थे फिर आते थे, बैक जाते थे फिर आते थे, अब पीपीटी के रूप में है तो इसलिए आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए हमने आज से चेंज किया है कि आज से पीपीटी बना के पढ़ा दिया करेंगे, तो ये आप लोगों को दिक्कत नहीं करेगी। बात समझ कि नहीं? और ख़ास करके जो है सामान्यतः वो बच्चे ज़्यादा
क्रिटिसाइज करते हैं, जो हमसे पढ़ते नहीं उनको ज़्यादा लगता है कि हम पढ़ाते हैं, वो नहीं आता है। वो पहले क्लास लें फिर उसके बाद बात करें, पढ़ें और समझें, और पेपर देने के बाद हमसे कहें कि जो है आया है नहीं आया। जो प्रॉपर वे में पढ़ता है उसको तो हमें नहीं देखा कि कभी असफलता मिली हो, लेकिन बहुत सारे धूर्त टाइप के होते हैं जो आके क्लास में सेल्फी लेते नजर आएंगे, अगल बगल बतियाते नजर आएंगे, और जब पेपर में जाएंगे तो घुइयाँ मिलेगा, उसके बाद कहेंगे कि हमने नहीं पढ़ा। वो सीधे बात करेंगे कि टीचर ने बताया, वो आया नहीं। बात समझ आ गई? ठीक, चलिए तो आसान हो गया। चलिए तो टेंशन ना लीजिए, कोशिश हमारी यही रहती है कि जब भी पढ़ाएं तो आपके लिए आसान ही हो, दिक्कत आपको ना हो कोई। ठीक, आइए अब जरा अखबार की कटिंग बची हुई है, फटाफट हम कवर कर देते हैं। जो हमारे काम की कटिंग है उस पर 3-4 कटिंगें बची हैं, लास्ट में इसको पढ़ा देंगे। इससे जैसे मान लो कि जिनको अखबार पढ़ना होगा वो लास्ट में आकर पढ़ लेंगे, जिनको क्वेश्चन पढ़ना होगा वो शुरू में ही पढ़ लेंगे, जिसको जैसी इच्छा, हाँ, वो अपना पढ़ता रहे। ये अखबार कटिंग पुरानी भी है, ये हम अभी पढ़ रहे थे तो उसमें हमको ये मिली, तो उसमें हम आपको बता दें जो काम की चीज़ें हैं, है ना, आगे चल के बताएंगे भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, देखिए हम पढ़ देते हैं, पूरी बात सुन लीजिएगा इसमें। ठीक, तो इसमें एक पॉइंट लिखा है, हरमनप्रीत कौर टाइम्स 100 नेक्स्ट में जगह बनाने वाली बनी पहली महिला क्रिकेटर। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कि जो टाइम्स 100 है, टाइम्स पत्रिका है, आपको पता है कि टाइम्स पत्रिका के 100 नेक्स्ट में सम्मिलित होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर। तो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर पूछा जाए तो हरमनप्रीत कौर को बता देंगे। कौन भैया? हरमनप्रीत कौर है, इनको ध्यान रखिएगा, ये नाम लिखा हुआ है हरमनप्रीत कौर। इतनी बात समझ आ गई। इनके अलावा 2 और भारतीय हैं जो इसमें सम्मिलित हुए हैं, नीचे उनके नाम दिए गए हैं, बात समझ आ गई। उनमें एक है नंदिता वेंकटेशन और वीनू डैनियल। तो एक तो मान लो कि हरमनप्रीत, है ना, हरमनप्रीत कौर जो हैं सम्मिलित हैं ही, और ये खास बात इसलिए उनको पढ़ना है क्योंकि पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिनको टाइम्स 100 के नेक्स्ट जो है सूची में सम्मिलित किया गया है। इनके अलावा 2 और हैं, उनको ध्यान रखिएगा, नंदिता वेंकटेशन और डैनियल, है ना, तो बीनू डैनियल हैं और नंदिता वेंकटेशन है, यानी कि 3 लोगों को 100 अंडर 100 सम्मिलित किया गया, कह सकते हैं अंडर 100। उसमें से एक हो जाएंगे हरमनप्रीत कौर और एक हो जाएंगे जो है बीनू, कौन हो जाएंगे? बीनू डैनियल, और एक हो जाएंगे नंदिता वेंकटेश। तो नंदिता वेंकटेश, बीनू डैनियल, ये 2 नाम याद कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है, पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना किसकी है? तो सर्वाधिक संभावना है हरमनप्रीत कौर की संभावना है, उनको आप याद करेंगे, सीधी वो पूछी जा सकती हैं। क्लियर हो गया मामला? एक कटिंग, इसमें भी छोटी छोटी कटिंगें हैं, एक आधे कटिंग थोड़ी काम की ज़्यादा होगी, लेकिन ये छोटी कटिंग है। यहाँ पर इनको केवल देखना है, इनका नाम देखिए जरा, थोड़ी सी तिरछी आई है लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा 2-3 पॉइंट। तो यहाँ पर हैं षणमुग रत्नम ने सिंगापुर में राष्ट्रपति पद के रूप में ली शपथ। ये भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो भारतवंशी, उनका नाम है भारतवंशी थरमन षणमुगम रत्नम। तो क्या नाम है? थरमन। तो याद कर लो थरमन। तो सिंगापुर में कौन से मन है? थरमन है। तो याद कर लेना कि सिंगापुर में थरमन षणमुग रत्नम, थरमन षणमुग रत्नम, थरमन षणमुग रत्नम ने गुरुवार को सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और उनको शपथ दिलाने वाले न्यायाधीश भी भारतीय मूल के हैं। भारतवंशी मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन, हो सकता है किसी पेपर में पूछ दिया जाए कि सुंदरेश मेनन जो भारतवंशी हैं, क्या भैया सुंदरेश मेनन जो भारतवंशी हैं वो किस देश के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश है? तो सुंदरेश मेनन सिंगापुर का, स से सुंदरेश और स से सिंगापुर। तो सुंदरेश है सिंगापुर में, और उसी से बात कर लेंगे। तो अगला है थरमन षणमुगरत्नम, वहाँ के राष्ट्रपति हैं थरमन षणरत्नमुगम, नाम थोड़ा सा पटाएंगे तो यहाँ बोलेंगे थरमन और उसके बाद षणमुग रत्नम, और उधर है सुंदरेश मेनन। याद रहेंगे दोनों लोग, इनको जरा याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतवंशी हैं इसलिए इनके पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए तो ये भी खत्म होते हैं, अगले पर आ जाते हैं। अगली कटिंग जो है आपकी जो काम की है वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट कटिंग है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये कटिंग देखेंगे, कर्नाटक का होयसल मंदिर।
ठीक। तो कर्नाटक का होयसल, तो कर्नाटक का होयसल मंदिर समूह विश्व विरासत की सूची में शामिल। रियाद में चल रहे विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान लिया गया यह निर्णय। यह भी ध्यान रखना, ये हो सकता है तुमसे पूछ दें कि विश्व विरासत वाली बैठक कहाँ, तो आप बता देंगे विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ पर हुई, सऊदी अरब के रियाद में हुई। तो विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ हुई, सऊदी अरब के रियाद में हुई। कौन सा सत्र था, 45वां सत्र था, और 45वें सत्र में सम्मिलित किया गया किसको, तो बता देंगे कर्नाटक स्थित होयसल मंदिर समूह। ये जो दिख रहा है ये कर्नाटक स्थित होयसल मंदिर समूह है, 42वें नंबर पे सम्मिलित किया गया है। अभी तक आप लोगों ने हमसे जो पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा कि विश्व विरासत में जो साइट हैं वो 40 हैं, लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा कितनी हो गई, 42 हो गई। और 42वें नंबर पे ही होगी कौन सी, तो बता देंगे कर्नाटक का होयसल मंदिर, कर्नाटक का होयसल मंदिर। और 41 नंबर पे जो सम्मिलित होगा वो है शांति निकेतन। कौन भैया, शांति निकेतन। तो 41 नंबर पे शांति निकेतन, शांति निकेतन पर भी चर्चा करेंगे, होयसल पर भी बात करेंगे। देखिए लिखा है, अब भारत में 42 यूनेस्को विश्व विरासत ASI, तो ध्यान दीजिएगा दोनों 2023 में ही सम्मिलित हुए हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि भाई शांति निकेतन कब सम्मिलित हुआ, तो 2023 में। और यदि हम लोग बात करें तो अगला पोर्शन यदि आपसे पूछा जा सकता है तो 41वां नंबर, 42वां नंबर, ये भी पूछ सकते हैं। तो 41 नंबर पे कौन है भैया, शांति निकेतन है। 42 पर कौन है, जो है कर्नाटक का होयसल मंदिर है। कौन है भैया, कर्नाटक का होयसल मंदिर। शांति निकेतन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शांति निकेतन है कहाँ पे, तो शांति निकेतन यदि आपसे पूछा जाता है तो बता देंगे कोलकाता में है। कहाँ पर भैया, कोलकाता में है। संस्थापक के रूप में इसमें आएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन आएंगे भाई, देवेंद्र नाथ टैगोर आएंगे, और रविन्द्रनाथ टैगोर उसे आगे इस परंपरा को बढ़ाएंगे। तो यदि कहीं शांति निकेतन का संस्थापक पूछा जाता है आगे चल करके, तो आप देवेंद्र नाथ टैगोर बताएंगे। 1863 में उसकी आधारशिला रखी गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की। वहीं शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई थी। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया सबको, ठीक। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई। यूनेस्को की विश्व विरासत बढ़ गई, अब 40 नहीं, अब 42 हो गई। 41 पे शांति निकेतन, तो 42 पर कर्नाटक का होयसल मंदिर हो गया। रियाद में चल रही विश्व विरासत धरोहर समिति यानी कि विश्व धरोहर समिति की बैठक में ऐसा निर्णय लिया गया है। 45वां सत्र था, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाला पॉइंट तो वही है कि जो मोदी जी हैं उनकी कहानी है कि आज से नई संसद में मामला था। विशेष सत्र की शुरुआत पुरानी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खींची नई लकीर, नेहरू से अटल तक का, है ना, यशोगान किया गया, वो बात की बात है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो पुरानी संसद में बैठक शुरू हुई थी 18 तारीख को, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज 19 तारीख है, 19 तारीख को नई संसद में जो है वार्तालाप हुई है, बैठक हुई है, उसी पर ये कहानी है। तो वही मोदी जी का पूरा मामला है। मोदी जी इस भवन में 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा की बैठकें हुई और देश को संविधान मिला। यानी कि इसी भवन में 2 साल 11 महीने तक, है ना, मोदी जी कह रहे हैं कि क्या है, इसी भवन में 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा की बैठकें हुई और देश को संविधान मिला। आपको बता ही चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंद्रजीत गुप्त ने 43 वर्ष तक इस सदन में समय दिया, इस सदन के साक्षी बने। यहाँ सपा सांसद, है ना, सबकी नाम बात करी गई है, अलग अलग चर्चा की गई, उसे कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि पुरानी संसद में अंतिम बैठक कब हुई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो जो पुरानी संसद है उसमें अंतिम बैठक हुई 18 सितंबर, सुनहरे अक्षरों में याद कर लेना कि जो पुरानी संसद की जो अंतिम बैठक हुई 18 सितंबर 2023 में, और नई संसद की जो पहली बैठक हुई 19 सितंबर 2023। ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में गुजरने चाहिए, ये किसी भी पेपर में आएंगे जरूर, इसमें रहेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। अब यहाँ पर थोड़ी सी पुरानी संसद के एक झलक दी गई है, पुरानी संसद के बारे में बताया गया है, जरा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। नई संसद के बारे में तो हम बहुत कुछ बता चुके हैं आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। नई संसद डाटा में फ्लैक्चुएशन भी आता है, तो यहाँ पर लिखा है कि बैठक के लिए लोकसभा कक्ष में 1280 सांसदों की जगह है, जबकि 1272 आप लोग जानते हैं। यहाँ पे डाटा कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। बात समझ आ गई।
चलिए, तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो कुछ बातें हैं, जरा देख लीजिएगा। पुरानी संसद तो आप लोग पढ़े चुके, उसमें कोई दो राय नहीं है। पुरानी संसद का खर्च 836 करोड़ लिखा हुआ, उसको ध्यान रखिएगा। जो पुरानी नई संसद का खर्च है, ये पुरानी संसद भवन का शिलान्यास ये पूछा जाता है। वैसे तो जनरली आपको क्या करना है, सीधा याद करना है 1921, लेकिन एक डेट याद करिए, पुरानी संसद। हालांकि आपको दिखेगा नहीं, ब्लर कर रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए, तो पुरानी संसद जो है वो 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाड द्वारा उसकी क्या की गई थी, उद्घाटन किया गया था। यह आपको हमने बताया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर बाद में इसमें पैसे को देखिएगा, 83 लाख रुपए की लागत आई थी, मतलब लगभग 84 लाख। अब तुलना कर लीजिए दोनों से, वो है 836 करोड़ रुपए और वो है केवल 83 लाख, अर्थात कुल मिला के 1 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं होते पुरानी संसद में। पूरी बात हम अभी कर लेते हैं। तो 12 फरवरी 1921 को क्या हुआ, ड्यूक ऑफ कनाड ने इसका उद्घाटन किया। इसके निर्माण में 6 वर्ष का समय लगा तथा इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 16 जनवरी 1900 मतलब जो है 16 जनवरी, ये ध्यान 16 नहीं है, 18 जनवरी है, 16 नहीं है, वो 18 जनवरी 1927 को किया था। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ आ गई तो याद रखिएगा। तो 18 जनवरी है, 18 जनवरी 1927 को किया था। संपूर्ण भवन के निर्माण कार्य में कुल 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब जरा ध्यान दीजिए, दोनों की तुलना कर लीजिए। जो नई संसद है उसकी आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को 10-12-20 मोदी जी द्वारा रखी गई थी, और जो नई संसद है उसका उद्घाटन जो हुआ था वो 28 मई 2023 को मोदी जी द्वारा ही की गई। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाड ने इसका उद्घाटन किया था, और 18 जनवरी 1927 को जो इरविन वायसराय हुआ करते थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। जहां पुरानी संसद में, जहां नई संसद का खर्चा है 836 करोड़ रुपए, वहां पर 83 लाख मात्र है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये 83 है, यहाँ 6 जोड़ देना, वो 836 जो है करोड़ रुपए हो जाएगा सीधा सीधा। पुरानी संसद के वास्तुकार एडविन लुटियंस हैं, नई संसद के वास्तुकार बिमल पटेल हैं। ये आपको हमने बता ही दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें पुर्तगाली स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना पेश करता है। गोलाकार गलियारे के कारण इसको शुरू में सर्कुलर हाउस कहा जाता था। संसद भवन के निर्माण में भारतीय शैली के है ना स्पष्ट दर्शन मिलते हैं। प्राचीन भारतीय स्मारकों की तरह है ना दीवारों और खिड़कियों पर है ना छज्जों का इस्तेमाल किया गया था। एक बहुत छिपा हुआ क्वेश्चन है जो यहाँ आप लोगों को नहीं दिख रहा है, वो हम आपको बता दें पूरी कहानी। ये क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी पूर्व संसद है, जो पुरानी संसद है, वो किस मंदिर के आधार पे बनी है। तो हमारी जो पुरानी संसद है वो बनी है 64 योगिनी मंदिर के आधार पे। किसके आधार पे बनी है? 64 योगिनी मंदिर। और 64 योगिनी मंदिर की यदि बात करेंगे तो 64 योगिनी मंदिर जो है ये मुरैना श्योपुर में मुरैना में पड़ता है, अर्थात मध्य प्रदेश में पड़ता है। ध्यान रखिएगा। तो पुरानी संसद का आधार क्या था तो बता देना 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर जो है ये कहाँ पर मिलेगा? शिव जी का मंदिर है, ये आपको मुरैना में मिलेगा। कहाँ मिल जाएगा भाई? आपको मुरैना में मिल जाएगा। तो ये नई बनाम पुरानी